हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएसएस पे, दैट इज बायोलॉजी सैंपल सॉल्यूशन। और आज हम बात करेंगे, जैसे कि मेरी स्क्रीन आप देख सकते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो पहले स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर से, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर से। तो मूव करते हैं आज के सबसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में। होप सो मैं आशा करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। मे बी यू ऑल गाइज आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर द अपकमिंग योर बोर्ड एग्जाम्स. It is very important that you can just note it down. The MCQs questions are important and that is going to be introduced in your exam paper. Okay. तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले चैप्टर के पहले क्वेश्चन की, जो कि आपके रिप्रोडक्शन से है। मे भी हो सकता है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। वैसे बाय द वे ये इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यूज क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे कि आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इट इज आस्किंग, अ फ्यू स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग सर्टेन फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। मतलब कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं किसके बारे में, हमारे रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, लेट्स रीड आउट क्या है वो स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है गैमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस। ऑब्वियसली बात है, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस, मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं। ओके ओके। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस। कह सकते हैं हाँ कि जो ट्रांसफर होता है वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है। एंड थर्ड वन इज रिप्रोडक्शन रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस। मे बी कह सकते हैं रिडक्शन डिवीजन भी होता है, लेकिन आगे क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे कि ये क्या पूछ रहा है। द फोर्थ ऑप्शन इज प्रोजेनी हैव सम रिजेम्बल्स विद पेरेंट्स। ओके, जो प्रोजेनी होती है उसकी रिजेम्बलेंस होती है उसके पेरेंट्स से। आई कैन से कि ऑफस्प्रिंग्स आर मैच विद देयर पेरेंट्स, लाइक any physical character or any mental character. I can say any genetic character, like genetic makeup or body behavior, anything. Okay. So next, what this question is asking, select the option that is true for both asexual and sexual. तो हमें वो दो ऑप्शन निकालने हैं या वो दो ऑप्शन चूज करने हैं। आई कैन से, जैसे कि ऑप्शन पे देख सकते हो, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, एंड द C1 इज सेकंड एंड फोर्थ, एंड द D1 इज फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बहुत सूटेबल है एसेक्सुअल और सेक्सुअल के लिए। तो जैसा कि पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हो, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि गैमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस होता है, लेकिन एसेक्सुअल में गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता। तो मैं कह सकता हूँ कि ये ऑप्शन हमारे लिए गलत है। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, करेक्ट। मैं कह सकता हूँ ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों में होता है, क्योंकि मैं अगर हम बात करें एसेक्सुअल की, तो एसेक्सुअल में बेसिकली क्या होता है कि जो मदर प्लांट होता है या कैन से जो होस्ट प्लांट होता है, वो अपने जेनेटिक कैरेक्टर्स को, जो नया ऑफस्प्रिंग आता है उसको वो ट्रांसफर कर देता है। तो ट्रांसफर ऑफ गैमेटिक मटेरियल रिप्रोडक्शन में भी, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एसेक्सुअल दोनों में होगा। ओके, द थर्ड ऑप्शन इज रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस। सो आई कैन से ये रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो उसमें होता है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। तो लास्ट वाला है प्रोजेनी हैव सम रिजेम्बलेंस विद पेरेंट्स। ऑब्वियस सी बात, वी कैन से, आई कैन, वी ऑल गाइस नो कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो भी जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर क्या होगा, रिजेम्बलेंस होगी उनके पेरेंट्स से। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें तो रिजेम्बलेंस होती ही है। तो इसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ, लेट्स फाइंड आउट व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट. So for this question, the third option C1 is very correct. Okay, let's move to the another question of this chapter. That is second question. We'll talk about the second question. Let's find out. The second question says the term clone cannot be applied to offsprings. Okay, formed by sexual reproduction because अगर जो offsprings सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म होते हैं, उनके ऊपर ये टर्म जो है ना क्लोन, ये अप्लाइड नहीं होता। क्यों नहीं होता, वो ऑप्शन देखते हैं, किस वजह से वो नहीं होता वो ऑप्शंस देखते हैं हम। तो पहला ऑप्शन है ऑफस्प्रिंग्स डू नॉट पोजेसेस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंटल डीएनए। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ जो ऑफस्प्रिंग होंगे, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर वो क्लोन बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्लोन बना रहे हैं। तो क्लोन के हिसाब से पे जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनके अंदर क्या क्या बोल रहा है पहला ऑप्शन, डू नॉट पोजेस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंटल डीएनए। ठीक है,
क्योंकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म में, सॉरी इरेज कर देता हूँ इससे मैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसके हिसाब से पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि उनके अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पैरेंटल डीएनए नहीं होता, पहला ऑप्शन ये बोल रहा है। ओके, सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, डीएनए ऑफ ओनली वन पेरेंट इज कॉपीड एंड पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग। ये कुछ ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि डीएनए ऑफ ओनली वन पेरेंट, ऐसा नहीं कह सकते कि एक पेरेंट का जो डीएनए है वो कॉपी होता है और पास हो जाता है टू दी ऑफस्प्रिंग्स में। ओके, द थर्ड ऑप्शन इज ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइम्स। ओके, थर्ड ऑप्शन कह रहा है ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान में रखना, हम बात कर रहे हैं जो क्लोन वर्ड है, ये हम चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, बिकॉज ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में कौन सा करेक्ट बैठेगा जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्लोन नहीं कह सकते। तो थर्ड कह रहा है ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइम्स, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। फोर्थ ऑप्शन है डीएनए ऑफ पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। जो डीएनए होता है पेरेंट का, क्या बोल रहा है फोर्थ ऑप्शन, डीएनए ऑफ पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। ये कैसे हम कह सकते हैं कि पेरेंट और ऑफस्प्रिंग का जो डीएनए वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा, नहीं, वी नो दैट द न्यूली फॉर्म डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव, तो आधा पेरेंट का तो होता ही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं ये कह सकता हूँ, ये आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंटल डीएनए नहीं होता। क्योंकि क्लोन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मैं सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करूं तो क्लोन का मतलब होता है फोटोकॉपी। क्लोन का क्या मतलब होता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉपी। ओके, लेकिन यहाँ पे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना तो वहाँ पे एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेरेंटल डीएनए पॉसिबिलिटीज नहीं है कि सेम ही नंबर ऑफ डीएनए के कॉपीज बने। ओके, होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड वन। as you can see, third question, asexual method of reproduction by binary fission is common to which of the following। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे पूछा है बाइनरी फिजन इज कॉमन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो बाइनरी फिजन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इनमें से किसमें है, हो सकता है कॉमन है। पहला है सम यूकेरियोट्स, दूसरा है ऑल यूकेरियोट्स, तीसरा है सम प्रोकैरियोट्स, चौथा है ऑल प्रोकैरियोट्स। अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन फर्स्ट टू फोर्थ, चूज करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम हियर। फर्स्ट ए सेज 1 and 2, B says 2 and 3, C says 1 and 3, D says 3 and 4। ओके, अब इन चारों ऑप्शन में से हमें इस क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। अब ठीक है, सोचो क्या हो सकता है, मैं आंसर आपको तो खुद ही बताऊंगा। ओके, पहले बात करते हैं वापस ऑप्शंस की। ठीक है, पहला है सम यूकेरियोट्स। आई कैन से कि जो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है बाइनरी फिजन से, ये कुछ यूकेरियोट्स में होता है। ठीक है, ये क्या है, कुछ यूकेरियोट्स में होता है, आई कैन से। तो जैसा कि मैं कह रहा था, सम यूकेरियोट्स हैं ऐसे जिनके अंदर एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है थ्रू बाइनरी फ्यूजन। तो इसका वेरी फर्स्ट आंसर आई कैन से, इसका एक एग्जांपल बहुत ही जाना माना एग्जांपल है, आप सभी को पता है, दैट इज यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो यूकेरियोटिक है और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और उसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो किस तरीके से होता है, बाइनरी फ्यूजन की हेल्प से। बाइनरी फ्यूजन मतलब नंबर इज इटसेल्फ सेज बाइनरी मतलब 2। ओके, तो मान लो ये एक सेल है, ठीक है, दीज ये एक सेल क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी दो सेल्स में। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक सेल डिवाइड हो गई दो सेल्स में, तो ये क्या कहलाया, बाइनरी फिजन। तो पहला ऑप्शन तो ये कह सकते हैं कि एसेक्सुअल मेथड सम यूकेरियोट्स में होता है। दूसरा कह रहा ऑल यूकेरियोट, ये गलत है, क्योंकि पहले ऑप्शन करेक्ट हमने कह दिया कि सम यूकेरियोट्स में होता है, तो ऑल यूकेरियोट्स में नहीं होता। ठीक है, सम प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स हर किसी को पता है कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, बाइनरी फिजन्स होता है, लेकिन कुछ कुछ ही हैं जिनके अंदर बाइनरी फिजन होता है, अदरवाइज कुछ में फ्रेगमेंटेशन होता है, रीजनरेशन होता है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। लेकिन एसेक्सुअल मेथड ऑफ बाइनरी फिजन की अगर बात करें तो वो कुछ ही प्रोकैरियोट्स में होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो चौथा वाला ऑप्शन है ये गलत है। तो हमें दो ऑप्शन करेक्ट मिले, तो एक मिला हमारा फर्स्ट और जो सेकंड मिला वो हमारा थर्ड। तो इसके हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज योर सी, फर्स्ट एंड थर्ड। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है ये, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके,
तो फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है, अ फ्यू स्टेटमेंट विच रिगार्ड्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके रिगार्ड्स में। लेट्स चूज इट आउट, लेट्स रीड इट आउट कि वो ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल्स। क्या बोला है? डज नॉट रिक्वायर टू individuals. So I can say this option is very uncomfortable for us. So बात करते हैं अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्या अ फ्यू स्टेटमेंट विच रिगार्ड्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो, ये पूछा है, लेकिन हमने पूरा क्वेश्चन अभी पढ़ा नहीं क्या है। ओके, सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व्स गैमेटिक फ्यूजन। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व्स गैमेटिक फ्यूजन, कह सकते हैं गैमेट्स फ्यूज होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट ठीक है, इसमें क्या होता है? गैमेटिक फ्यूजन, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट एंड द फर्दर प्रोसेस। ओके, थर्ड ऑप्शन इज मियोसिस नेवर अकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कह सकते हैं कि मियोसिस की जो प्रोसेस होती है, आप सभी को पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे तो नहीं होती, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो कहना बड़ा आप कह सकते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ काइंड ऑफ रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो अगला नेक्स्ट क्या कहता है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। ओके, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है, आपको वो बताना है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे चूज करना है कौन सा करेक्ट है। तो पहले ऑप्शन में फर्स्ट एंड फोर्थ, बी वाले में है फर्स्ट एंड सेकंड, सी वाले में है सेकंड एंड थर्ड, डी में है फर्स्ट एंड फोर्थ। तो आपके हिसाब से क्या लगता है क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर? यू हैव अ टाइम फॉर 5 seconds. Okay, so let's move to the check the answer. First option says sexual reproduction does not always require two individuals. As I told you, this question is very uncomfortable. So I can say the statement of this question for this statement for this question is pretty clear, that it doesn't require every time two individual. Sometimes require more often times it requires two individual, but some of the time it doesn't require two individuals. So I can say the first option is very correct, and I can move to the another one. Sexual reproduction generally involves gametic fusion. Yes, sexual reproduction involves gametic fusion, so I can say the second one is also correct. So I think we had found the options, that is first and second, and the third and fourth one is not required. I can say this is not correct, so the first and second is very correct. For the fourth one, the B option is correct. Okay, move to the another question, the fifth one. The fifth question says a multicellular filamentous algae exhibit a type of sexual life cycle. ओके, एक मल्टीसेलुलर फिलामेंटस अलगे है जिसके पास जो एग्जिबिट करता है सेक्सुअल लाइफ साइकिल को, ठीक है। वो एग्जिबिट क्या करता है? सेक्सुअल लाइफ साइकिल इन विच द मियोटिक डिवीजन अकर्स। ओके, मियोटिक डिवीजन होता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट के बाद द अडल्ट फिलामेंट ऑफ दिस अलगा हैज। अब जो उस एल्गे का जो अडल्ट फिलामेंट है उसके पास ऐसा क्या होगा, ठीक है। इसमें चीज आपको क्या क्या याद रखनी है? एक अलगा है, कैसा? फिलामेंटस अलगा है, फिलामेंट है, ठीक है, जिसके अंदर सेक्सुअल लाइफ साइकिल चल रही है। ओके, और माइटोटिक डिवीजन तो होगा ही क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही बात हो रही है। तो उसमें जो माइटोटिक डिवीजन होगा आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, तो जो अडल्ट फिलामेंट है उसके पास ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम मतलब ये प्रोसेस होगी। ओके, let's choose the option, let's find out the option. The first option is haploid vegetative cells and diploid gametangia. No, ये इसमें बात करी है haploid vegetative cells. Okay, basically we are talking about the sexual life cycle. Okay, so here this is not correct. And the second is diploid. No, here is also a vegetative cells, so we don't require this one. And the C option says diploid vegetative cells and haploid gametangia. Maybe this option may create a confusion for you all guys, but be clear
here is vegetative cells. So we are talking about the sexual life cycle of a alga. Okay, and no worry, just read it out, because if the alga is already a diploid one, so maybe I think uh, there is no any kind of reproduction will be going to be happened. Okay, here you can see. Okay, I'll make clear to the option to you all guys first again. Okay, let's check it out again. In this these option, you can just check it out why the first option and second and third already, which one is correct. First we'll understand the first option. Here you can say, you can see haploid is written, and but the second cell is diploid. No, we need what? We need the first one is to be haploid and the second one is to be haploid. And the B option, you can see diploid vegetative cells and diploid gametangia. No, we don't need the both gametes to be diploid. Okay, and the C option says the diploid vegetative cells and the haploid gametangia. No, this one is not correct. So I can say for the fifth one, the D option is correct, because if we have already have the n number of n cells, okay, I can say haploid cells, n cells, these n and l fuse together to form 2n cells. Okay, if we already have these 2n cells, so why don't we need go to for the sexual life cycle of any organism? Okay, okay, hope so. This question is very clear to all guys. Okay, let's move to the another question, the sixth one. Let's talk about what sixth question is says. The sixth question says the male gamete of a rice plant. Make clear the word question is asking. Okay, the male gamete of rice plant have 12 क्रोमोसोम इन देयर न्यूक्लियस. तो जो मेल गैमेट है राइस प्लांट का, उसके पास 12 क्रोमोसोम्स हैं. कितने क्रोमोसोम है उसके न्यूक्लियस में? 12. ठीक है, 12 क्रोमोसोम्स हैं. द क्रोमोसोम नंबर इन द फीमेल गैमेट zygote एंड द सेल ऑफ द सीडलिंग विल बी रिस्पेक्टिवली. तो उनके अंदर जो फीमेल गैमेट होगी, जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो फीमेल गैमेट में, zygote and the cell of the seedling will have respectively. तो वो किस हिसाब से होगा? 12 24 12 24 12 12 12 24 24, and the D option is 24 12 12. Okay, I think this question need an explanation, so we'll move to the explanation. I'll tell you what is basically an explanation need for this question. So guys, for this question, we can say in a rice, when a male and female going to be produced, I can say they are going to be fused together. So for the first, when parent cells are going to be fused, so we know that the parent, I can say male, have n number of chromosomes. Okay, already says n number of chromosomes. Okay, so that is the 12 one. Okay. So first question says the male gamete of rice plant have 12 क्रोमोसोम in their nucleus. ठीक है, मेल के अंदर 12 है तो फीमेल के अंदर भी कितना होगा? 12. फीमेल के अंदर भी कितना होगा? 12. ओके, मेल का 12 और फीमेल का 12. ओके, अब लेट्स सी फाइंड आउट द क्वेश्चन व्हाट अगेन सेज द क्रोमोसोम नंबर इन द फीमेल गैमेट zygote and the cells of a seedling will have respectively. Okay, we are know that कि जो मेल वाला है उसके पास 12 है. ठीक है, तो वी आर वेरी क्लियर दैट द ऑप्शन ए और सी, इन दोनों में से ही कोई करेक्ट होगा. ओके, तो बी और डी भूल जाओ, क्योंकि ये नहीं होगा कि पहले उसने बात करी है द क्रोमोसोम नंबर इन द फीमेल गैमेट कितना होगा. तो फीमेल गैमेट में क्रोमोसोम नंबर कितना होना चाहिए? सोचो कितना हो सकता है? दैट इज 24. ओके, 24. अब ये क्योंकि ये 12 दोनों मिलेंगे तो ये टोटल कितना बनाएंगे? फ्यूज होंगे तो that is 24. Total is 24 and 24. So I can say here you can see an option first 12 24 12. So I think this is not correct, because the cell of the seedling जिसमें seed बन रहा होगा will be respectively, उसमें भी तो कितना होगा? 24 ही तो होगा, 24 ही होगा ना. So for this question
The option C is very correct. Okay, hope you got this answer. Okay, let's move to the another question, the seventh one. The seventh question says, given below are a few statements related to the external fertilization. हर किसी को पता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ कि ऐसा फर्टिलाइजेशन जो कि इनसाइड ऑफ द बॉडी ना हो, मे भी हो सकता है वो बाहर हो, लैंड पे हो रहा हो, वाटर में हो रहा हो, लाइक फिशेस डू, और आई कैन से frogs eggs meets with the sperm. Okay, these all are like a kind of external fertilization. मैं कह सकता हूँ. ठीक है, ये सारे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है. ओके, अकॉर्डिंग टू दैट अभी हम बात करेंगे इसके ऑप्शन की. ये इसका ऑप्शन क्या कहता है. Choose a correct statement. Okay, the male and female gamete are formed, are released. हाँ, बेसिकली जो मेल फीमेल गैमेट है वो रिलीज होते हैं साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक. कह सकते हैं ऐसा हो सकता है, एक के बाद एक. हाँ, क्योंकि अगर दोनों एक साथ, कैसे हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बहुत कम है कि दोनों गैमेट एक साथ रिलीज हो. साइमल्टेनियसली रिलीज होते हैं, पहले मेल फिर फीमेल. ओके, सेकंड इज only a few gametes are released into a medium. very ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है कि कुछ ही गैमेट रिलीज हो पाए, लेकिन ऐसा बहुत कम टाइम में देखा जाता है. ओके, थर्ड ऑप्शन क्या है. वाटर इज द मीडियम इन अ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. जैसा कि मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो वाटर में होता है, बिकॉज इट प्रोवाइड, आई कैन से इट प्रोवाइड अ फ्लूइडिटी to the eggs or a sperm to mate together. Okay, इन दोनों को एक प्रोसेस, एक वे प्रोवाइड करा देता है जिससे एग और जो स्पर्म होते हैं वो जाके एक दूसरे से फ्यूज हो सकते हैं. लेट्स चेक इट आउट द फोर्थ ऑप्शन. द वेरी फोर्थ ऑप्शन सेज offsprings formed as a result of external fertilization have better chance to survival than those formed inside an organism. ये कोई स्टेटमेंट ही नहीं होती है, ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है. ऐसा जरूरी थोड़ी ना जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फर्टिलाइज होके बना है वो सर्वाइवल का चांस ज्यादा हो. कैसे, उस जिस वाटर में वो होगा वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे, बहुत सारे इंसेक्ट्स होंगे, लाइक फिशेस होंगे. अगर मान लो फ्रॉग के एग्स हैं, फिश खा जाएंगी, तो कैसे चांस हो सकता है उनके सर्वाइवल का. सो आई कैन से यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि पहला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो फीमेल और मेल गैमेट का रिलीज हो रहा है वो साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है. दूसरा ऑप्शन की बात करें, ओनली अ फ्यू गैमेट्स रिलीज, नो, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो आई कैन से water is the medium in a majority of organisms exhibit external fertilization. So first and third, from first and third, let's find out the B1 is very correct. The B1 is first and third is very correct for this question. Okay, hope so you got this answer and question. Let's move to the another question, that is the eighth one. Let's what it says. The statement given below describes certain features that are observed in a pistil of flower. Pistil of flower अपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा है, 12th में भी है, 12th की बायोलॉजी में भी है. फ्लावर्स के बारे में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे क्या पूछा है कि द स्टेटमेंट गिवन बिलो डिस्क्राइब सर्टेन फीचर्स दैट आर ऑब्जर्व्ड इन पिस्टल. तो कौन से ऐसे फीचर है जो पिस्टल में आपको दिखते हैं. ठीक है, पिस्टल में आपको कौन से फीचर्स दिखते हैं. पहला ऑप्शन दिया है पिस्टल में प्रोड्यूस मोर देन वन सीड. कैसे, सोचो जरा, क्या ये ऑप्शन हो सकता है. तब तक हम दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं. ईच कार्पेल में हैव मोर देन वन ओव्यूल. ईच कार्पेल हैव, क्वेश्चन क्या समझ पा रहे हो. ईच कार्पेल में हैव मोर देन वन ओव्यूल. ठीक है, सोच रहे हो इसके बारे में. तीसरे की बात करते हैं हम. ईच कार्पेल हैज ओनली वन ओव्यूल. सोचो थर्ड ऑप्शन हो सकता है क्या. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ओके, फोर्थ ऑप्शन, पिस्टल हैव ओनली वन कार्पेल. पिस्टल जो है उसके पास सिर्फ एक कार्पेल है. क्या है, एक कार्पेल. अब इन स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट ऐसे हैं जो करेक्ट हैं. तो पिस्टल का, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिस्टल जो होता है वो एक से ज़्यादा सीड को प्रोड्यूस कर सकता है. ओके, अगर आप चाहते हैं ना कि
क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, तब तक क्वेश्चन को रीड करें, फिर से ऑप्शन को रीड करें एंड देन अपने आप से करेक्ट करें कि आपके हिसाब से उस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, फिर उसके आगे वीडियो को प्ले करें, आपको तुरंत पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है, आपने करेक्ट लगाया है या आपने रॉन्ग लगाया। अगर रॉन्ग भी लगाया तो कोई कोई बात नहीं, क्योंकि आप गलत यहाँ कर रहे हैं, आप अपने एग्जाम में नहीं कर रहे हैं। अगर आपने गलती यहाँ की तो आपकी गलती यहाँ सुधारी जा सकती है, लेकिन आपने गलती अगर एग्जाम में की तो वहाँ गलती आपकी सुधारी नहीं जा सकती। ओके, तो आप जितनी गलती हो आप यहाँ पे गलती करिए, लेकिन याद रखिए वहाँ गलती, बोर्ड के एग्जाम में गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर में सबसे पहले मैंने कहा कि पेस्टल में प्रोड्यूस मोर देन वन सीड। पिस्टल में एक से ज्यादा सीड प्रोड्यूस हो सकते हैं। वी ऑल नोस ईच कार्पेल में हैव मोर देन वन ओव्यूल। ऑब्वियस सी बात है, हर जो कार्पेल होता है उसके अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं। अगर एक से ज्यादा ओव्यूल्स नहीं रहेंगे तो पॉसिबिलिटीज कैसी होगी कि वो फर्टिलाइज हो। ठीक है, थर्ड है ईच कार्पेल हैज ओनली वन ओव्यूल। नो, ऐसा नहीं है। पिस्टल हैव ओनली वन कार्पेल। नो, this is also incorrect. So I can say first and second option is correct for that. So option A, that is first and second, is correct for this answer. Hope so you got this answer and the explanation for that. Okay, we'll move to the next question. Before moving to the next question, I would like to ask you all about, if you are thinking this video is very good for you for preparing your exam and for the MCQs, I'll make another video for that if you all guys show an interest. For that, what you have to do, just do subscribe this channel BSS and press the bell icon. Don't forget to press it, because you know जब मैं वीडियो कभी डालूंगा नहीं ना तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी उसकी, तो आप तुरंत जाके पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे भी सीबीएसई वालों, सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो, ये कोई भी स्टेट बोर्ड का हो, अगर उनमें एमसीक्यूज आता है किसी स्टेट बोर्ड में तो वहाँ पे ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आपको करना क्या है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 9th वन। हम बात करेंगे, सॉरी, अगले क्वेश्चन 9th वन की बात करें। जो 9th क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आई थिंक आई मे चेंज द कलर बिकॉज ब्लू इज नॉट okay. Let's find out. We are talking about the 9th one. Okay, which of the following situation correctly describe the similarity between an angiosperm egg and human egg? ध्यान देना, किसके बीच में सिमिलैरिटी हम निकालने जा रहे हैं, ह्यूमन एग और एंजियोस्पर्म एग के बारे में। तो बहुत अच्छे से ये ऑप्शन आप पढ़ना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, तो ध्यान देना। ओके, एग ऑफ बोथ आर फॉर्म्ड ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, कभी नहीं। एंजियोस्पर्म में ये एग बनते रहते हैं, लेकिन ह्यूमन में ये एक बार बनते हैं, है ना। आई कैन से जो ह्यूमंस में एग होता है, वो एग बेबी जब बॉर्न होता है तो उसके पास वो ऑलरेडी होते हैं, मैच्योर्ड नहीं होते। जब उसकी एज बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंगली उसके एग्स मैच्योर्ड होते हैं और रिलीज होते हैं। ठीक है, आफ्टर 45 ईयर्स के बाद फीमेल्स में जो एग का फॉर्मेशन है वो बंद हो जाता है। आई कैन से फीमेल्स नॉट मोर became a mother after 45 years. Okay, the second option है both the angiosperm egg and human egg are stationary. नहीं, स्टेशनरी होंगे तो उनके अंदर रिप्रोडक्शन, और कह सकता हूँ कि उनके अंदर फ्यूजन कैसे होगा। और यू कैन से इफ द एग ऑफ एंजियोस्पर्म एंड ह्यूमन एग गेट स्टेशनरी, रुक जाए, स्टेबल हो जाए, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि उनके अंदर रिप्रोडक्शन और ये फर्दर प्रोसेस देखने को मिले, नहीं ना। तो ओके, हम अगली बात करते हैं अगले ऑप्शन की। बोथ द एंजियोस्पर्म, बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर मोबाइल। पॉसिबिलिटी कैसे ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन एग्स है वो मोबाइल है, ह्यूमन एग्स आर मोबाइल। मोबाइल क्योंकि वो मूव करते हैं, कहाँ से, फैलोपियन ट्यूब तक मूव करके आते हैं, वहाँ पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म जो एग होता है वो मूव करेगा, नहीं, नहीं, दोनों नहीं हो सकते मूव, मोबाइल। ओके, तो हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। तो फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है आपसे, सिंगैमी इन अ बोथ रिजल्ट, अगर सिंगैमी हो इन बोथ रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्या कह रहा, अगर दोनों में सिंगैमी, अगर सिंगैमी की प्रोसेस हो तो उसमें क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है,
तो अब आप बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन है ए फर्स्ट, ए है जो सेकंड फोर्थ, बी है फोर्थ ओनली, सी है थर्ड एंड फोर्थ, डी है फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इसकी इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या होगा सोचो, क्योंकि मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा आपका बी। इसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ चौथा ऑप्शन जो है, सॉरी 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 सॉरी, इसमें हाँ ये कह सकते हो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्योंकि अगर ह्यूमन एग और एंजियोस्पर्म एग में सिंगैमी, दोनों में अगर सिंगैमी हो दोनों में, ठीक है, सिंगैमी इन बोथ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन। अब ये जब सिंगैमी करते हैं तो क्या बनाएंगे, जाइगोट, ऑब्वियस सी बात है, दोनों में जाइगोट बनेगा। ठीक है, दोनों में क्या बनेगा, जाइगोट। तो इस वजह से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फोर्थ वन। ठीक है, ओके मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द 10th वन। ठीक है, okay wait a second, I think you all guys need an explanation for Singami, so I'll tell you the Singami explanation how it actually work. Okay, let's talk about the Singami. Let's talk about the Singami. इसके नाम से ही पता चल रहा है ना सिंगैमी के, क्या पता चला, सिंगैमी मतलब कि एक ही न्यूक्लियस टाइप के जो एक्सेल्स होंगे, जैसे स्पर्म जो गैमीट है ना, मेल और फीमेल गैमीट वो आपस में फ्यूज हो रहे हैं, तो उनका जो नेचर और कैरेक्टर एक ही जैसा है, इस वजह से ऐसे फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, सिंगैमी। ओके हम बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। होप आपको ये समझ में आया होगा कि सिंगैमी क्या है। ठीक है, अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की, ये वाला 10th वाला। ठीक है, हम 10th की बात करते हैं। 10th पूछ रहा है अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिलॉग from the notes of plant such as sugarcane and ginger is mainly because, बेसिकली आप सभी को पता होगी कि अगर जिंजर की जो खेती होती है और जो शुगर केन की खेती होती है उनके लिए हमें सीड की ज़रूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, उनका कोई वेजिटेटिव पार्ट लेते हैं और उन्हीं से ही क्या करते हैं, उनको ग्रो कराते हैं। तो इनमें किस प्रॉपर्टी की वजह से और किस प्रॉपर्टी ऑफ जिंजर और शुगर केन की वजह से वो पॉसिबिलिटीज़ है कि उनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखने को मिलती है। पहला है नोट्स आर शॉर्टर दैन इंटरनोट्स, नहीं गन्ना आपने देखा होगा तो ऐसा कुछ नहीं होता। बी नोट्स हैव मेरिस्टेमेटिक सेल्स, हाँ पॉसिबिलिटी है, हर ऐसे प्लांट्स में ये बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर अगर मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं होंगे तो उनमें डिवीजन नहीं होगा और फर्दर ग्रोथ नहीं होगी। ओके, नोट्स आर लोकेटेड नियर द सॉइल, नहीं नोट्स कहीं भी लोकेट हो सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना प्लांट ये थोड़ी ना बोलेगा कि नहीं नोट्स ज़मीन में ही रहने दो, हमारे बॉडी के ऊपर नहीं आए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जो तीसरा ऑप्शन है तो ये ऐसे देख के ही लग रहा है इनकरेक्ट है। चौथा ऑप्शन है नोट्स हैव नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स, अगर ये नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स होंगे तो उनमें ग्रोथ कैसे होगी, अगर उनमें ग्रोथ नहीं होगी फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन सी एंड डी इनकरेक्ट हो गया, तो बी और ए ही बचा। ठीक है, तो क्या पहला बोल रहा है ए नोट्स आर शॉर्टर देन इंटरनोट्स, नहीं ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो बेसिकली इनमें ऐसे सेल्स जिनमें वेजिटेटिव हो रहा है रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन, तो उनमें क्या ज़रूरी है हमें, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपने पढ़ा होगा ना, हाईली डिविजिबल सेल्स, ऐसे सेल्स हो हाईली डिवाइडेबल हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका क्या, बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, बी। ओके मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। So I think these kind of question is not going to be asked like these big one. Okay, let's talk about the 12th one. Offsprings formed by sexual reproduction exhibit more variation than formed by asexual reproduction because, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शंस देखो और ऑप्शंस के आंसर बताओ मुझे। ऑप्शन है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज lengthy process, b gametes of parents have qualitatively different genetic composition, c है genetic material comes from parent of two different species, d है greater amount of DNA is involved in a sexual reproduction। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा नहीं होगा? ठीक है, चलो बात करते हैं। पहला ऑप्शन देख के लग रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लेंथी प्रोसेस, नहीं इसके लिए नहीं होगा ये। ठीक है, बी गैमीट ऑफ अ पेरेंट हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन, गैमीट ऑफ अ पेरेंट्स हैव, पेरेंट्स qualitatively different genetic composition,
ये ऑप्शन बहुत ही करेक्ट है। सो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो गैमीट होते हैं पेरेंट्स के अंदर क्वालिटेटिवली बहुत ही डिफरेंट होते हैं, दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, अगली बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो सच में बहुत अच्छी लगती है तो थम्स अप कर दिए, लाइक का बटन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के नीचे। ठीक है, जस्ट क्लिक इट आउट, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लें। हमेशा राह में बने रहना चाहिए, चाहे कोई भी तूफान आए, बस डटे रहना चाहिए। समझ गया ना? एक बिजली खंभा देखे हो, कितना भी तूफान है वो पड़ा ही रहता है अगर ढंग से खड़ा है तो। अब वो सरकारी वाला है तो वो तो गिर ही जाएगा ना। अपने आप को मजबूत बनाओ, प्राइवेट वाला बनाओ कि मजबूत सीमेंटेड हो और वहीं खड़े रहें, गिरे नहीं। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 13th वन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अमंग्स द फॉलोइंग। देखते कौन सा करेक्ट है। डाइसियस जो प्लांट होते हैं जिन्हें हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर दोनों होते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, तो क्या है, डाइसियस हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन एनिमल? नहीं, जरूरी नहीं है सिर्फ ये एनिमल में देखने को मिले। बी ऑप्शन है डाइसियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली इन प्लांट्स, ये भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि उसमें देखने को मिले। ठीक है, डाइसियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिल्कुल दोनों में देखने को मिलती है, लेकिन अगला भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि करेक्ट है या नहीं। डाइसियस ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन वर्टिब्रेट्स, नो, यहाँ पे सबसे करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। जो डाइसियस ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट्स में और एनिमल्स में भी देखने को मिलती है। ठीक है, भूलना नहीं है, याद रखना, दोनों में देखने को मिलती है। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, द 14th वन। ये तो मुझे लग रहा है हर कोई बता लेगा, बिना बताए इस क्वेश्चन के आंसर को सारे लोग कर लोगे। तो क्वेश्चन है, देयर इज नो नेचुरल डेथ इन अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया। क्यों उनके अंदर ऐसा नेचुरल डेथ देखने को क्यों नहीं मिलता? दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, होता ही है ना, मैंने यहाँ पे, लेकिन हम डेथ की बात कर रहे हैं, वहाँ पे नेचुरल डेथ क्यों नहीं होती? सी है पैरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफस्प्रिंग्स। डी है दे आर माइक्रोस्कोपिक। देखो, जो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, ये तो करेक्ट है, लेकिन हम वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, नेचुरल डेथ। सो फॉर दैट द सी ऑप्शन इज वेरी करेक्ट, बिकॉज ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक है, जो अमीबा हो गया और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है उनके ऑफस्प्रिंग्स में, वो कभी डेथ नहीं होती उनकी। ठीक है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 15th पे। तो 15th क्या है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास बहुत ही अलग अलग तरीके की रिप्रोडक्शन है। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो अडॉप्ट किया जाता है किसकी वजह से, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो मोड ऑफ या टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को अडॉप्ट करता है उसके अकॉर्डिंग। पहला ऑप्शन है द हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिर्फ हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी से कह सकते हो सकता है। बी मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, नहीं, सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी के हिसाब से हम तो नहीं कह सकते। सी मॉर्फोलॉजी ऑफ एंड फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी भी हो उसकी फिजियोलॉजी भी हो, पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि इन दोनों के ऊपर डिपेंड करे अडेप्टेशन। डी ऑप्शन है द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक मेकअप। सो आई you can see A, B and C out of these options. The D one is very suitable answer for this question, because whenever the organism adopted a reproduction, कोई भी organism अगर reproduction adopt कर रहा है तो वो habitat देखेगा, उसकी physiology देखेगा और उसका genetic makeup देखेगा। अब ये कहो कि जो मेंढक है, जो फ्रॉग है, उसके अंदर एक्सटर्नली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं, क्योंकि उसका वैसा जेनेटिक मेकअप नहीं है, उसका जेनेटिक मेकअप वैसा नहीं है तो वैसा नहीं कर सकता। ठीक है, होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th one. We'll talk about the 16th one. Don't look at to the 17th one. We'll talk about the 16th one. Okay, identify the incorrect statement. Okay, identify the incorrect statement. First option is, in asexual reproduction the offsprings produced are morphologically and genetically identical to the parents। क्या बोल रहा है कि जो asexual reproduction है, offsprings produces are morphologically and genetically identical to the parents, ऐसा बोल रहा है।
अगला ऑप्शन है बी ऑप्शन, जूओस्पोर्स आर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्या जूओस्पोर्स जो होते हैं वो सेक्सुअल वो हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, क्या कह सकते हो? सी है इन asexual reproduction a single parent produces offsprings with or without the formation of gamete। सोचो क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, क्या आप कहोगे कि बहुत ही करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का? डी है कुनिडिया आर asexual structure in penicillin, structures in penicillin। बताओ कौन सा ऑप्शन हो सकता है इस क्वेश्चन का? 16th का आंसर क्या हो सकता है? आप नहीं बताओगे तो मैं तो ज़रूर बताऊंगा। आप ट्राई करो बताने की, गलत होगा चलेगा, आप यहाँ गलत कर दोगे चलेगा, लेकिन एग्जाम में नहीं गलत करना है, एग्जाम में हमें झंडे गाड़ के आना है। तो इस 16वें क्वेश्चन का, 16th क्वेश्चन का हम कह सकते हैं बी ऑप्शन बहुत ही करेक्ट है, क्योंकि जूस्पोर्स आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। क्या होते हैं? जूस्पोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 17th वन। हम 17 वाले क्वेश्चन की बात करेंगे कि ये क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट फ्लावरिंग प्लांट में क्या हो सकता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई होप सो आपको पता होगा, कितनी तैयारी तो कर ली होगी कि यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। इसलिए पहला ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, पोस्ट पूछा है, ये तो पहले ही होता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है पहले ही। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, हाँ हाँ, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? क्या फर्टिलाइजेशन के बाद पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, या फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, या फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर होगा, या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद फ्लावर थोड़ी ना बनने लगेगा, और ना ही फर्टिलाइजेशन के बाद पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा। जब तक पॉलन ग्रेन ट्रांसफर नहीं होता तब तक दूसरा प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा ही नहीं। सो मैं कह सकता, आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, क्योंकि पोस्ट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस तो यही है। होप्स आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट अगले और लास्ट क्वेश्चन की, वो है आपका 18th वन। देखते हैं इनमें से कितने लोग हैं जो बता पाते हैं। कमेंट करना और ज़रूर बताना, और अपना स्कोर भी ज़रूर बताना कि आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, आपके कितने स्कोर भी हुए। ठीक है, अब क्वेश्चन आप देख सकते हो कि 18th में पूछ रहा है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द शूट टिप ऑफ अ मेज। किस पे है? शूट टिप ऑफ अ मेज प्लांट इज 20 and the number of chromosome in the microspore mother cell of a same plant shall be। क्या होगा अगर मेज के शूट टिप सेल में 20 क्रोमोसोम है, तो वही पूछ रहा है कि फिर जो उसको माइक्रोस्पोर है, मदर सेल्स हैं, उनमें कितने होंगे। ऑब्वियस बात है कि जो प्लांट है उसके टिप में कितने हैं, उसके मदर में कितने होंगे। 20, पहला ऑप्शन है 20, दूसरा है 10, तीसरा है 40, चौथा है 15। बताओ क्या हो सकता है? सोचो थोड़ा, वीडियो को पॉज कर लो, फिर सोचो, और पॉज करने रिज्यूम करने के बाद वापस आंसर बताओ क्या हो सकता है। पॉज कर लिया ना? अब आंसर दो। ठीक है, मैं बताता हूँ आप क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको नहीं पता है, नहीं पता चला तो कोई बात नहीं, अगर पता चल गया तो वेरी गुड, आप बहुत ही अच्छे हो, आप कर सकते हो, आप एग्जाम क्वालिफाई के एकदम तोड़ फोड़ के आओगे। ठीक है, ओके, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि वहाँ पे मेज प्लांट में 20 क्रोमोसोम हैं। भैया क्या होगा, उसके मदर में भी तो 20 ही होगा, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं भाई। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 20A। ठीक है, होप सो आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को, ये जो BSS है ना, नीचे दिख रहा होगा, चैनल भी दिख रहा होगा और सब्सक्रिप्शन वाला भी दिख रहा है, इसी को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी करो और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी क्या कर सके, पढ़ सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखें और साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन बनाए रखें, ताकि एग्जाम, आने वाले एग्जाम को क्रैक कर सकें। ओके, लेट्स सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।